हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम मानव भूगोल के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे और मानव भूगोल के सिद्धांतों में हमारे तीन प्रमुख सिद्धांत आते हैं, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमारा आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत और हमारा जो तीसरा सिद्धांत है ये है पार्थिव एकता का सिद्धांत। देखिए, जो हमारा मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही कारकों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में मानव यहाँ का जो है मानव भूगोल का प्रमुख एक केंद्र है होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव हमारी जो प्राकृतिक कारक है, इन प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है, जबकि मनुष्य अपनी सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा हमारी जो भौतिक प्रकृति है इसमें भी परिवर्तन लाता रहता है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा मानव भूगोल है, इसमें हमारा जो पहला सिद्धांत, जो कि आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो इसको हम परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत कैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हर एक चीज जड़ है, चेतन है, ये सभी परिवर्तनशील है। अगर मैं बात करूं कि सक्रिय और जो निष्क्रिय चीजें हैं, इनमें भी समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जो बहुत सारे कारक हैं जो हमारी प्रकृति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तब यहाँ पे हमारे जो जीन ब्रूस महोदय हैं, जीन ब्रूस महोदय कहते हैं कि हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो घटती हैं, एक समय में वो घटती हैं तो एक समय में वो बढ़ती हैं। तो ये घटने बढ़ने की प्रक्रिया जो है ये लगातार चलती रहती है। और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले तो किसी जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के बाद विकास होता है और विकास के बाद जो है उसकी समाप्ति होती है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि देखिए, जो हमारा पर्वत है, पर्वत का सबसे पहले तो निर्माण होता है और जब पर्वत का निर्माण होता है उसके बाद उसका विकास होगा और विकास के बाद उसमें लगातार अपरदन की क्रियाएं कार्यरत रहेंगी और उसके बाद उसका जो है उसमें घटाव शुरू हो जाएगा और लास्ट में हम देखेंगे तो वापस जहां से वो शुरू हुआ था उसी तरह से वो समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने आप से बेस का एग्जाम्पल ले तो हमारा पहले जन्म होता है, जन्म ये सब उत्पत्ति। तो हमारा जो जन्म होता है, फिर उसके बाद हमारी शैशवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, तो उसके बाद हमारी जीर्णावस्था आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के तल में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें हम दोनों तरह की क्रियाएं शामिल कर सकते हैं। हमारी जो सक्रिय है और निष्क्रिय, दोनों ही चीजों में परिवर्तन होता रहता है। और हम देखेंगे तो हमारी जो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में पर हर एक चीज में लगातार परिवर्तन होता रहता है और चीजें रूप परिवर्तित करती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा जलवायु है, जलवायु के विभिन्न कारक अगर देखोगे तो इसमें हमारा आर्द्रता आ गया है, वायु दाब आ गया है और जो हमारी पवन है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं और ये भी लगातार परिवर्तित तो होती रहती है। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारी प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ आवर अर्थ। तो यहाँ देखिए कि हमारी जो प्रकृति, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो परिवर्तन आते हैं, इन परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनमें से कुछ कारक मैं यहाँ पे आपके सामने जो है ये प्रस्तुत करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे कारक है, इनमें से बहुत सारे कारक है वैसे तो इनमें से कुछ कारक यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला जो हमारा कारक आता है, ये आता है भौतिक शक्ति। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भौतिक शक्तियों में हम देखेंगे कुछ आंतरिक शक्तियां हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अचानक से हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन लाती रहती है। तो यहाँ पे हमारी कुछ आकस्मिक शक्तियां हैं और कुछ जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्यरत शक्तियां हैं और कुछ शक्तियां जो हमारे पृथ्वी के बाह्य भाग पर परिवर्तन लाती रहती है। तो हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं, ये हमारी पृथ्वी के धरातल में विषमताएं उत्पन्न करती हैं, जबकि जो बाह्य शक्तियां हैं ये हमारे धरातल को समतल करने का कार्य करती हैं। अगर आंतरिक शक्तियों में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भूकंप और ज्वालामुखी है या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के पास आती है, तो इस प्रकार से बहुत सारी विषमताएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। कहीं पे घाटी का निर्माण हो जाता है, कहीं पे पर्वत का निर्माण हो जाता है। अगर देखेंगे तो
अब जो बाह्य शक्तियां हैं, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य शक्तियां हैं, जिसमें हम देखेंगे हमारी जो हिम नदी है, हिम नदी हिमोड़ को ला के बिछा देती है, या जो हमारी नदियां हैं, ये जो हमारी ट्रेचेस है, या हम ये कहें कि भ्रंश घाटियां हैं, या इनको थ्रस्ट वो भरने का कार्य करती है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगातार जो हमारी भूमि है, इसको समतल करने का कार्य करती रहती है। तो ये हमारी शक्तियां हैं जो कि भौतिक शक्तियों के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। तो भौतिक शक्तियों में हमारी पहली शक्ति आती है, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी की ग्रहीय संबंध। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो वायुमंडल, हमारा जो अंतरिक्ष है, सौरमंडल है, इन सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों में हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, ये सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती ही है, जबकि अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमती रहती है। तो यहाँ पे जो सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण से बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। तो हमारा जो दिन रात का बनना है, ऋतु का बनना है, ये सभी पृथ्वी की इन्हीं क्रियाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है, इसके कारण से भी हमारे जो वायुमंडल है, या हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं, दिन रात का निर्माण होता है, दिन रात बनते हैं, वायु परिवर्तन, जो हमारा ऋतु परिवर्तन है, ये ऋतु परिवर्तन भी होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारी जो शक्ति आती है, या भौतिक शक्तियों के अंदर, तो हमारा नेक्स्ट आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, इन आंतरिक शक्तियों में 2 शक्तियां हम लेते हैं। पहली महादेश जनक, दूसरी शक्ति हमारी आती है आकस्मिक शक्ति। तो महादेश जनक शक्ति, इसमें देखिए आप, जो हमारी महादेश जनक शक्तियां हैं, इसमें किसी एक पर्वत का निर्माण होता है, और ये जो शक्तियां होती है बहुत धीमी गति से कार्यरत होती हैं, और बहुत धीरे धीरे इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है, एकदम से इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, जब हम पर्वत निर्माण की हम बात करते हैं, तो पर्वत निर्माण हो जाता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तो जिसके कारण से पर्वत का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आता रहता है, इसकी जो ऊंचाई बढ़ती रहती है, ये हमें एकदम से परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लगातार किसी चीज को देखते रहते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि इसकी हाइट जो वो बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उसको देखते हैं, तो हमें लगता है रियल में कि यहाँ पे जो पर्वत है, इस पर्वत की ऊंचाई बढ़ गई है। तो ये बहुत धीमी गति से कार्यरत रहती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आकस्मिक। ये जो आकस्मिक बल है, इसके कारण से हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अचानक से परिवर्तन होता है। जैसे भूकंप आया और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब भूकंप आता है, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें साथ साथ दिखाई दे देता है। जब भूकंप आता है, तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में शेकिंग होने लग जाती है, पृथ्वी हिलने लग जाती है, और इसके अगर हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हानियां होती हैं, बहुत नुकसान होते हैं। और अगर बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, तो लावा जो है ये बाहर आता है, और बाहर आकर के हमारी पृथ्वी के का जो धरातल है, इस धरातल पर फैल जाता है। ये आकस्मिक क्रियाओं के अंदर हम देखते हैं, तो इनके रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इनको आकस्मिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शक्ति आती है सौर शक्ति। अब देखो, जो हमारी सौर शक्ति है, मतलब सूर्य की शक्ति। अब सूर्य की शक्ति में हम देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है, ये सूर्य है। और सूर्य की ऊर्जा के कारण, सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, इसके कारण से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखेंगे तो वाष्पीकरण है, हमारी जो वायुदाब पेटियां हैं, वाष्पीकरण के साथ आप देखोगे बादल बनना, संघनन प्रोसेस और चक्रवात है। तो यहाँ पे ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये सूर्य के ताप के द्वारा निर्धारित होती है। तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सूर्य की शक्ति भी कार्य करती है, जिसके कारण से हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की धरातल पर बहुत परिवर्तन आता है। कि हमारा जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल में जो हम देख रहे हैं कि वायुदाब पेटियां बन रही है, वायुदाब का निर्माण हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, वर्षा आ रही है, बादल बन रहे हैं, तो ये वाष्पीकरण प्रोसेस हो रहा है। आर्द्रता कहाँ से कहाँ है? हमारी जो वायु है,
ये वायु ठंडी कब होती है, गर्म कब होगी, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये सूर्य की शक्ति पर ही डिपेंड करती है, जिसके कारण से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पे जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही तो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी पर, क्योंकि जो ये हमारा पृथ्वी के चारों तरफ हम वायुमंडल देख रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही है। और जो हम अपने वायुमंडल के अंदर हम अपनी पृथ्वी पर देखते हैं कि कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है, तो ये वापस नीचे किस कारण से आती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आती है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारी जलमंडल है, इस जल में ये जल नीचे की तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि गर्म जल जो है वो नीचे बैठ जाएगा, फिर ठंडा जल उसका स्थान घेर लेता है, तो इस तरह से जो हमारा जल का ऊपर नीचे होना, ये भी किसके कारण से है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही है। और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी के कारण से ज्वार आता है, इसी के कारण से भाटा आता है। लेकिन यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, ये किसकी लगती है, ये चंद्रमा और जो हमारा सूर्य है, इसके कारण से होती है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी के कारण से हमारा वायुमंडल है। और अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर आज जो आप चीजें देख रहे हो, ये नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हमारा जो वायुमंडल है, इसका निर्माण हुआ है। और जल में जो परिवर्तन आ रहा है, ये भी वायुमंडल के कारण ही आ रहा है। और कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस धरातल पर आ जाती है। तो ये धरातल, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही तो है जो हमें इस पृथ्वी के साथ जोड़े हुए हैं। अगर हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर निकलना है, तो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई चीज ऊपर फेंकनी होगी, तभी हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार हम जा पाएंगे, बाहर हम जा पाएंगे। ठीक है, तो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा परिवर्तन हमारे पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल पर या हमारे वायुमंडल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैविक शक्तियां। अब इन जैविक शक्तियों में हम देखेंगे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये भी हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो मिट्टी है, इस मिट्टी को संरक्षित रखते हैं। क्योंकि जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो पेड़ पौधों में हम देखते हैं कि हमारा जो धरातल है, इस धरातल पर जो इन पेड़ पौधों की जड़ें हैं, वो मिट्टी को संरक्षण प्रदान करती है। और जब तक पेड़ पौधे हैं तो हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। और हम जीव जंतुओं की बात करें तो ये जीव जंतु भी हमारी पृथ्वी पर बहुत परिवर्तन लाते हैं। किस प्रकार से, तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पर हम देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है, ये अपर्दन अपक्ष की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और हमारी जो बहुत सारी क्रियाएं हैं धरातल की, वो इन्हीं जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पे जो हमारा धरातलीय भाग है, इन जीव जंतुओं के कारण भी पृथ्वी के धरातलीय भाग में बहुत परिवर्तन होता है। क्योंकि किसी क्षेत्र पर जब अपर्दन होता है तो उस समय देखो, हमारे एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे मिट्टी को संरक्षण प्रदान करेंगे और अपनी जड़ों में जकड़े रखेंगे। लेकिन जब हम किसी क्षेत्र से वनस्पति को काट देते हैं, तो जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के कारण दूर दूर या ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा भी हवा चलती है या फिर आप देखोगे वर्षा हो जाती है, तो मिट्टी के कारण ढीले हो जाते हैं और वर्षा के जल के द्वारा अपरदित कर लिए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिनका संचलन जो है वो इनके द्वारा होता है। तो धरातल पे परिवर्तन लाने वाले कारकों में जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं हमारी पृथ्वी के धरातल पर। नेक्स्ट देखते हैं मानव शक्तियां। अब जो हमारी ह्यूमन पावर्स है, ह्यूमन शक्तियां हैं, मानव शक्तियां हैं, तो इन मानव शक्तियों में मनुष्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारा जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। क्योंकि आज जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कार्य करता जा रहा है
अब कितने ही परिवर्तन मैं आपके सामने यहाँ बताऊं कि आप खुद भी देखते हो कि बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ों को काट कर सड़कें निकाल दी गई है, पहाड़ों को काट करके सुरंग का निर्माण कर दिया गया है, रेलवे लाइन बिछा दी गई है। और आप देखोगे कि हमारा जो हवाई पट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ तक नहीं यहाँ पे विस्तृत हुई है। तो जो हमारा मनुष्य है, ये मनुष्य विचरणशील है, ये इस टेक्नोलॉजी का विकास लगातार यहाँ पे होता रहता है। और जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता जा रहा है। और इन परिवर्तनों में देखेंगे जो हमारे क्रियाशीलता है, इस क्रियाशीलता के आधार पर जो मनुष्य है, मनुष्य ने वनों को काटना शुरू कर दिया है। और जब, क्योंकि मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहां उस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देता है कि जब एक मनुष्य किसी एक स्थान पर या वनस्पति भरे स्थान पर लगातार रहने लग जाता है तो वहां पे वो उस वनस्पति को ही हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। तो वो पेड़ों को काट काट के घर बना देता है, पेड़ों को काट कर घर बना देता है। और उसके साथ वहां के जो सक्रियता, मानव की जो सक्रियता है, ये हमारे धरातल पर बहुत परिवर्तन लाती है। तो हमारा जो मानव है, ये मानव ने बहुत परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर लाए हैं। यहाँ पे जो हमारी कृषि कार्य हैं, फसलों का निर्माण है, और बहुत परिवर्तन आप खुद देखते हो अपने वातावरण में, अपने आसपास कि हम मनुष्य लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और प्रोग्रेस करते हैं कि जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो हमारी जो धरातल है या जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भी परिवर्तन आते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं कि मानव की क्रियाएं ही हैं जो हमें, हमारी जो पृथ्वी है इसमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रदूषण इतना कर दिया है। तो ये मानव जो है, ये हमारी पृथ्वी पर या हमारा जो क्रियाशीलता है, इस क्रियाशीलता के सिद्धांत में आप देखोगे तो बहुत परिवर्तन ला रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी धरातल है, इस धरातल पर जो ये क्रियाशीलता है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन सार्वभौमिक है क्योंकि हर जगह परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कितना ही ऐसा, मतलब आप ये कहोगे कि धरातल पे कहीं किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो कहीं किसी चीज की समाप्ति हो रही है, कहीं पे पर्वत निर्माण हो रहा है, कहीं पे समाप्ति हो रही है, कहीं पे हमारा जो ओशनिक पार्ट है वो कहीं पे मर्ज हो रहा है, तो कहीं पे इसका विस्तार भी हो रहा है। सब कुछ हम जहाँ पे हो रहा है, फैलाव भी वहीं पे हो रहा है। तो कितने ही परिवर्तन मैं आपके सामने गिनवाऊं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर लगातार कार्यरत है। तो यही सिद्धांत हमारा आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ज्योग्राफी के जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 सिद्धांतों में आज की क्लास में हमने देखा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जहां किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति के बाद विकास होता है और विकास के बाद वो समाप्ति की तरफ चलता है। तो ये है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। और इसी के साथ हमारा जो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सिद्धांत के साथ प्रस्तुत यहाँ पे आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।